इन्वेस्टमेंट अकाउंट स्टार्ट किया था हम लोग लास्ट क्लास में। ठीक है, बेसिक्स पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट इज नथिंग, क्या है, वेयर हमारा मोटिव क्या है, टू अर्न इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम। तो कोई भी ऐसा जगह जहां हम अपना पैसा लगाते हैं टू अर्न इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम, तो उसको अपन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब इन्वेस्टमेंट को कवर करता है मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13। जब जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जब जब आप इन्वेस्टमेंट सेल करोगे, तो किस बेसिस पे उसका अकाउंटिंग होना चाहिए। इफ आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया है तो उस टाइम आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, इन्वेस्टमेंट को ईयर एंड में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जब हम परचेज कर रहे हैं तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, और जब हम सेल करेंगे तो उससे रिलेटेड कैसे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करें। दैट्स एवरीथिंग इज टॉट अंडर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, या फिर जिसको अपन क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13। दोनों सिमिलर है, यहाँ पे एक साथ पैरेलली खत्म हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट दो तरह का हो सकता है, इधर इट विल बी माय करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट, जिसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इफ आपने फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और लेसर के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, देन इट विल बी टर्म्ड एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और इफ आपने मोर देन 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया, देन इट विल बी टर्म एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, जब भी हम इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं, इट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट वैल्यू। इट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट वैल्यू। हमेशा क्या करेंगे, कॉस्ट वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, जितने में खरीदा। एक बात बताओ, जितने में इन्वेस्टमेंट परचेज किया उसको कॉस्ट वैल्यू बोलते हैं या उसको परचेज वैल्यू बोलते हैं? जितने में हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किया, क्या उसको कॉस्ट वैल्यू बोलते हैं या उसको परचेज वैल्यू बोलते हैं? यानी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परचेज एंड कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू परचेज द इन्वेस्टमेंट, जैसे कि ब्रोकरेज, कमीशन, पेपर वर्क। ठीक है, वो सारे जो एक्सपेंसेस है वो सारे भी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ठीक है, चाहे अपना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है चाहे लॉन्ग टर्म, पहले तो इन्वेस्टमेंट खरीदा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट यानी रिकॉर्ड करना है उसको। इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट वैल्यू, कभी भी परचेज वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं होगा। ये चीज क्लियर था। फिर बात आती है ईयर एंड में रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, पूरे के पूरे जब भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दो बेस पे बना है कि जिस टाइम आपका ट्रांजैक्शन होगा तब कैसे रिकॉर्ड करोगे और ईयर एंड में कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। बिकॉज ईयर एंड में हमको फाइनल अकाउंट्स बनाना होता है, तो वहां पे हमें हमारे यूजर्स को बताना होता है थ्रू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मुझे ये सिखाता है कि ईयर एंड में आप कैसे अज्यूम करोगे, बिकॉज ईयर एंड इज द मेन कैलकुलेशन जहां पे बिजनेसमैन अलग अलग बिजनेसमैन की अलग अलग एजम्पशन होगी। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या करता है, क्लियरली सिखा देता है या फिर बता देता है कि ईयर एंड में कैसे रिकॉग्नाइज करना है। तो कभी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हुआ तो इन्वेस्टमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर बिकॉज ऑफ द प्रूडेंस कंसेप्ट। लेकिन इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो हमेशा क्या चलने वाला है, एट कॉस्ट वैल्यू। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या था अपना, कि यदि परमानेंट डिक्लाइन है उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, और परमानेंट डिक्लाइन में हमने किंगफिशर का एग्जांपल देखा था। ठीक है, ऐसा सिनेरियो हो जाए जहां पे किसी भी कंपनी का गोइंग कंसर्न ही खत्म होने वाला है या कंपनी बंद होने वाली है या फिर कंपनी अब रिवाइव ही नहीं करेगी, उधर यदि मेरा कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था वो परमानेंट डिक्लाइन है, उस परमानेंट डिक्लाइन को हम लोग क्या करेंगे, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेंगे एज अ लॉस इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी कम कर लेंगे। ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करते हैं। अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। यहां तक किया था। फिर फेयर वैल्यू मींस मार्केट वैल्यू, ये समझाया था मैंने। फेयर वैल्यू कुछ नहीं होता, इट इज अ वैल्यू बिटवीन टू नॉलेजेबल बायर्स। ठीक है, एक बायर और एक सेलर के बीच का जो रेट है, जो एक सामने वाला कोट करता है और सामने वाला खरीदने को भी रेडी है, उसको अपन फेयर वैल्यू बोलते हैं। दैट इज द बेस्ट वैल्यू ना। तुम अपने दिमाग में कुछ भी वैल्यू समझो, उससे क्या फर्क पड़ता है, जब तक तुम्हारे पास उसी रेट पे सामने बायर नहीं है, इट कैन नेवर बी टर्म्ड एज फेयर वैल्यू। क्लियर है ये? उसके बाद देखा था कि इन्वेस्टमेंट दो तरह का कैटेगरी में अपन करते हैं। दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक इन्वेस्टर होता है जिसको बहुत डर है, अपने पैसे को लेके बहुत सिक्योर्ड रहना चाहता है, वो नहीं चाहता रिस्क।
वो चाहता है बस टाइम टू टाइम मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट या डिविडेंड भी आ जाए ना, मैं खुश हूँ। मुझे रातों रात करोड़पति नहीं बनना, क्योंकि उसको अपने पैसे को डूबने का डर होता है। इस टाइप के इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, एफडी में पैसा लगाते हैं, बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, क्योंकि वहां पे कभी पैसा डूब ही नहीं सकता, क्योंकि वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है और इंटरेस्ट और डिविडेंड भी टाइम टू टाइम मिलेगा। डिबेंचर्स में पैसा लगाता है, क्यों? डिबेंचर्स का एक फिक्स लाइफ स्पेन होता है, 10 years एंड 30 years, तो उसके बाद तो से ज्यादा तो पैसा अटकेगा ही नहीं। क्लियर है? और वहां पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, कुछ नहीं है कि पहले साल तुमको 8% मिल गया, फिर 12%, फिर 10%, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ डिबेंचर्स। तो पहला इन्वेस्टर होता है उस टाइप का जो एकदम सिक्योर्ड वे में लाइफ को जीता है। एक होता है ना बहुत सिक्योरिटी के साथ जिंदगी जीता है, जैसे अपन बाइक चलाएंगे तो आगे हेलमेट भी पहनेगा, सब कुछ गार्ड वार्ड लगा के सेफ्टी से धीरे धीरे 30-40 की स्पीड में चलाएगा, टर्निंग लेना है तो इंडिकेटर मारेगा, उस टाइप के ड्राइवर्स होते हैं। और कुछ होते हैं थ्रिलिंग वाले, लाइफ में थ्रिल करना है, ऐसे करके भी चलाएगा, उस टाइप के इन्वेस्टर को अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्योंकि उसमें क्या है, रिस्क है, क्योंकि वहां पे इनकम ऊपर तक भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है, बट यहाँ पे इन्वेस्टर्स क्या करता है, अपने इन्वेस्टमेंट को वेराई करवाता है इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो रेडी है रिस्क बियर करने के लिए। फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट में वही जाता है जिसको रिस्क नहीं चाहिए, थोड़ा सा रिवार्ड से खुश है, लेकिन जो हाई रिस्क हाई रिवार्ड लेने के लिए रेडी है वो वेरिएबल इन्वेस्टिंग करता है, जैसे कि शेयर मार्केट। नो वन कैन प्रेडिक्ट 100% गारंटी के साथ में कि ऐसा होना ही है, क्योंकि शेयर मार्केट इज अ प्रेडिक्शन, कैलकुलेशन है, बट उससे ज्यादा प्रेडिक्शन ही है। वो कैलकुलेशन भी एजम्पशन बेसिस पे चलती है, ठीक है? तो वहां पे आप बोल नहीं सकते कि आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, उस कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो इतने ही बढ़ेंगे, और हर साल सपोज एक साल बढ़ भी गया, आपने जितना पैसा लगाया उसका 2 गुना हो गया, आप गारंटी नहीं दे सकते कि अगले साल भी 2 गुना होगा। कुछ ऐसा ड्रास्टिकली चेंज हो गया उस कंपनी के अंदर में, वो गिर भी तो सकता है। इस टाइप के इन्वेस्टमेंट को अपन बोलते हैं वेरिएबल इनकम बेयरिंग। क्लियर है? इन्वेस्टर दो ही टाइप के होते हैं, ठीक है? अभी जैसे कि हमारे लाइफ में जो इन्वेस्टमेंट घर वाले कर रहे हैं, दैट इज अ फिक्स बियरिंग इन्वेस्टमेंट, वो सिक्योर्ड वे में चल रहे हैं। एंड हम लोग जो थ्रिलिंग करते हैं अपने एग्जाम से पहले डिसीजंस लेके, वो सब है वेरिएबल। क्लियर है? तो फिक्स्ड इनकम बियरिंग होगा और एक वेरिएबल इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट है। जब भी इन्वेस्टमेंट लिया तो कॉस्ट वैल्यू समझ में आई, कॉस्ट में क्या होने वाला है। अब प्रॉब्लम ये है जब सेल करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसको कभी ना कभी तो हमारे बुक्स में रिकॉर्ड किया होगा, तो वो कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया होगा। शॉर्ट टर्म है तो ईयर एंड में कॉस्ट और फेयर वैल्यू, और लॉन्ग टर्म था तो कॉस्ट में ही आ रहा है वो मेरे बुक्स में। अब फिर से और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जब सेल करेंगे तो क्या होगा, सेल करेंगे तो सेल वैल्यू देखना पड़ेगा ना। अब उसके लिए हम लोग को देखना पड़ता है कि दो टाइप का सेल वैल्यू होता है, इधर इट विल बी एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या था कि इंटरेस्ट कोटेशन में इंक्लूड नहीं होता, सामने वाला जो प्राइस कोट करता है उसके कोटेशन में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता। इसका मतलब जब से आपने खरीदा और जब आप बेच रहे हो उस ड्यूरेशन का इंटरेस्ट आप सामने वाले से क्लेम करोगे। लेकिन कब तक, वैसे नहीं होता कि सपोज कि आपने परचेज किया इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल को, ठीक है? कंपनी हाफ ईयरली इंटरेस्ट देती है, ठीक है? यहां पे आपको इंटरेस्ट मिल चुका है, फिर आपने क्या किया, 1 नवंबर को अपना इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया। तो टेल मी, सामने वाले से जिसको आप सेल कर रहे हो उससे आप कितने ड्यूरेशन का इंटरेस्ट लोगे? क्या आप यहां से यहां तक का इंटरेस्ट लोगे या सिर्फ यहां से यहां तक का? सिर्फ 1 महीने का लेंगे, बिकॉज 6 महीने का इंटरेस्ट तो मिल चुका है ना आपको। आई बात समझ में? हम सामने वाले से कितना इंटरेस्ट लेते हैं, जितना इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए, हम सिर्फ उतना इंटरेस्ट ही रिकवर करेंगे, क्योंकि यहाँ 6 महीने का इंटरेस्ट तो हमको ऑलरेडी मिल चुका है। तो 6 महीने का कौन सा लॉस हुआ, कोई लॉस नहीं है। बट ये 1 महीने का जो आपने लॉस खाया है वो क्या करोगे आप, सामने वाली पार्टी से कलेक्ट करेंगे हम। क्लियर है? ये चीज अपने को देखना पड़ेगा। तो हमेशा अपने को क्वेश्चन में क्या चेक करना है कि जो ये इंटरेस्ट है या जो ये डिविडेंड है, डिविडेंड तो नॉर्मली नहीं होता ऐसा, इंटरेस्ट के केस में होता है, बट कुछ भी हो सकता है। तो आपका एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है,
इफ इट इज एक्स इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट को अलग से कंसीडर करना पड़ेगा। एंड इफ इट इज अ कम इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है, जो कोटेड प्राइस है उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है, बस हम लोग को इंटरेस्ट अलग से करके उसको रिकॉर्ड करना है। क्लियर है ये चीज? अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, व्हेन आई से कि हम लोग को इन्वेस्टमेंट खरीदा तो उसको कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। लेकिन सोचो कि तुम एक एक्टिवा खरीदने जाते हो, एक्टिवा खरीदना या बाइक खरीदना इज ए इन्वेस्टमेंट ओनली, कोई खर्चा नहीं मानता उसको, क्योंकि उसको हम लोग थोड़े टाइम तक यूज करेंगे ना। तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड तो नहीं कमाते, बट स्टिल वी यूज द टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमने हमारे फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया। क्लियर है? ऐसा बोलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। अब तुम एक शोरूम में गए, तुमको एक्टिवा पसंद आ गई, 1 लाख रुपए की एक्टिवा है, उसमें क्या था, कूपन चल रहा था, लॉटरी। ठीक है, आपकी एक्टिवा में जो एलिजिबल लॉटरी थी वो आपको मिल गई, 1 लाख की एक्टिवा थी, वो लॉटरी आपके नाम पे लग गई। आपने एक्टिवा खरीदते ही लॉटरी को स्क्रैच किया और वो 25,000 की लॉटरी थी, आपको लग गई। नाउ मनी मन आप क्या बोलोगे घर आके कि एक्टिवा 1 लाख रुपए की पड़ी तुम्हारे लिए या फिर 75,000 की? ऐसा ही बोलेंगे ना प्रैक्टिकली। सपोज हम शॉपिंग करने जाते हैं, 20,000 की शॉपिंग कर ली, ठीक है, और अचानक रास्ते में 5,000 रुपए गिरे हुए मिल गए, तो घर आके क्या बोलते हैं कि आज तो 15,000 का ही शॉपिंग किया, यही बोलते ना। यानी कोई भी इन्वेस्टमेंट जहां पे ऑलरेडी राइट्स अटैच्ड होता है, सच राइट्स आर नोन एज कैपिटल रिसिट्स। याद है कंसोलिडेशन में भी किया था हमने कि ऑलरेडी जब राइट्स अटैच्ड है मतलब उसमें वो प्रॉफिट होना ही है। राइट्स अटैच्ड का मतलब प्रॉफिट ऑलरेडी अटैच्ड है, तो हम लोग प्रॉफिट को क्या करेंगे, प्रॉफिट नहीं मानेंगे, क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से कम करेंगे। कभी भी भूल जाओ तो एक्टिवा वाला चीज ध्यान में रखना कि कॉस्ट था 1 लाख, सब कुछ मिला के, पेपर वर्क, आरसी वर्क, सब कुछ, ठीक है, 1 लाख का एक्टिवा खरीदा, लेकिन उसमें कूपन पहले से ही एलिजिबल था, और वो कूपन से जो लॉटरी लगी वो आपके लिए क्या रेवेन्यू इनकम है क्या? बिकॉज इफ रेवेन्यू इनकम होता तो आप क्या करते, प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते, बट ये कैसी इनकम है, कैपिटल इनकम। और ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया। इफ आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते तो आपको वो इनकम होती क्या, नहीं। तो वो इनकम क्या करनी चाहिए, हमेशा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से कम करना चाहिए। क्लियर है ये? वही चीज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं ना, हम वही करते हैं कि बहुत बार आप क्या करोगे कि करंट ईयर में किसी एक्स पर्सन से हमने इक्विटी शेयर्स परचेज किया, ठीक है, एक्स पर्सन से इक्विटी शेयर परचेज किया। सपोज 1 मई को रिलायंस के 500 शेयर्स आपने खरीदे। अब रिलायंस क्या करती है, डिविडेंड डिक्लेयर करती है। तो एक बात बताओ, रिलायंस जो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी वो करंट ईयर से रिलेटेड डिक्लेयर करेगी या प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट पे? प्रीवियस ईयर का डिविडेंड ही तो करंट ईयर के लिए करेगी, लेकिन किन शेयर होल्डर के लिए, जो पिछले साल उसके शेयर होल्डर थे। बेचारा जो पर्सन पिछले साल शेयर होल्डर था, अब तो वो नहीं रहा, अब मैं बन चुका हूं, तो डिविडेंड किसको मिलेगा, मुझे मिलेगा। तो वो डिविडेंड क्या है, कैपिटल इनकम, क्योंकि शेयर्स उससे खरीदने से पहले से उसमें डिविडेंड राइट्स अटैच्ड थे। ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसमें पहले से बेनिफिट्स अटैच्ड रहता है, सच बेनिफिट्स आर रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम उसको कॉस्ट का पार्ट ही नहीं मानते, वो तो भगवान का क्या है, प्रसाद था। जैसे कि एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग को बनाने में 1 करोड़ लगेगा, बट बहुत बार हमने सुना है कि हम लोग कंस्ट्रक्शन करने वक्त खुदाई करते हैं तो बहुत बार बहुत लोगों को ज्वेलरीज के बॉक्स निकलते हैं, ठीक है, ऑर्नामेंट्स निकल जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है इंडिया में, बिकॉज अर्थ तो मूव करती रहती है। तो वो जो खजाना निकलता है, सपोज उस खजाने की वर्थ है 20 लाख रुपए, आपको बिल्डिंग बनाने में लगेगा 1 करोड़, तब आप मनी मन क्या बोलते हो, 80 लाख में तो मेरा बिल्डिंग रेडी हो गया। सो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 80 लाख। यानी कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जहां पे पहले से बेनिफिट अटैच्ड हो, कि आपको लॉजिकली लगता है कि हम लोग प्रैक्टिकली भी उसको कॉस्ट से ही कम करते हैं, ऐसा ही बोलते हैं ना, वही चीज आपको यहाँ करना है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। और क्या मिलने वाला है तुम लोग को, और कुछ नहीं मिलेगा, एकदम सिंपल सा चैप्टर है जहां पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स क्या होगा, मैंने बताया ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, और परचेज करेंगे, सेल करेंगे तो प्रॉफिट लॉस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो बनाएंगे, साथ में और एक अकाउंट उसी में बना लेंगे। जैसे 2 कॉलम कैश बुक बनाते थे, उसमें क्या होता था,
कैश और बैंक दोनों एक साथ बनता था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट एक साथ बना लेंगे, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड एक साथ बना लेंगे। तो उससे फर्क क्या पड़ना है, दो डिफरेंट लेजर से ये दिमाग में रखना कि पहले किसको बैलेंस करना है, बाद में किसको, दोनों अलग अलग तरीके से बैलेंस और क्लोज होंगे, क्योंकि इंटरेस्ट अकाउंट एंड डिविडेंड अकाउंट कभी भी बैलेंस नहीं होते। These are incomes and incomes are transferred to profit and loss account. But investment account क्या होगा, बैलेंस होगा। एकदम लॉजिकल रहेगा कि नॉर्मल लेजर अकाउंट बनाना है, उस लेजर अकाउंट में एक पर्टिकुलर लेजर में दो लेजर बनेंगे, अलग अलग भी बना सकते हैं, गलत नहीं है, बट इंस्टीट्यूट के सारे सॉल्यूशन वैसे ही बनाए गए हैं कि वो एक ही अकाउंट में आपको दो चीज सिखा रहे हैं कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट को मेंटेन करोगे और कैसे आप क्या करोगे, इंटरेस्ट और डिविडेंड के कॉलम्स को मेंटेन करोगे। यहां तक क्लियर है। अब दिक्कत कहां आता है पता है, हम अलग अलग डेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कभी अप्रैल में किया, कभी मई में किया, कभी जून में किया, फिर थोड़ा बेच दिया, फिर थोड़ा खरीदा, फिर थोड़ा बेच दिया। तो यहाँ दिक्कत क्या है, किसको पहले बेचा, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने में दिक्कत होगा ना, क्योंकि जब आप अलग अलग डेट्स में परचेज करते हो तो रेट्स भी अलग अलग है। तो यहाँ पे सेल प्राइस पे प्रॉफिट लॉस कैसे निकालोगे, बेसिक अजम्पशन होती है फीफो मेथड कि हमने जो पहले खरीदा होगा हमने पहले वही बेचा होगा, एंड नॉर्मली दिस इज कंसिडर्ड इन केस ऑफ फिक्स्ड इनकम बियरिंग, क्योंकि जहां पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रिस्क नहीं है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ही हमारा मेन मोटिव है, डिविडेंड ही मेन मोटिव है। तो वहां पे जो पुराना खरीद रखा होगा पहले उसी को बेचेंगे ना, जो अभी अभी इन्वेस्टमेंट किया उसमें तो थोड़ा इंटरेस्ट कमाएंगे फिर उसको बेचेंगे ना। तो नॉर्मली फिक्स बियरिंग में हम लोग हमेशा क्या मानेंगे, फीफो मेथड। हाँ क्वेश्चन ने कुछ और बोल दिया तो बात अलग, बट फीफो मेथड। बट प्रॉब्लम इज वेरिएबल इनकम बियरिंग, क्योंकि अब वेरिएबल इनकम बियरिंग में क्या क्या इश्यूज आएगा वो डिस्कस करता हूँ। आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, शेयर्स अपने पढ़ रखा है 12 तक, फाउंडेशन में भी पढ़ा, आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया। हम अलग अलग डेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेल जब करते हैं, सेल जब करते हैं कैसे पता कि पहले वाला ही सेल किया होगा, जब एक ही कंपनी के शेयर्स आपने अलग अलग डेट्स में परचेज किए, या तो क्वेश्चन आपको बोले फीफो मेथड फॉलो करते हो, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉर्मली इट इज नॉट पॉसिबल। तो प्रैक्टिकली भी आप क्या करते हो पता है, आप एवरेज मेथड को फॉलो करते हो। आप क्या करते हो, अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू को, टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स करके जो एक रेट निकलती है ना, उसी को अपनी परचेज रेट मानते हो। आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट में लोग एवरेजिंग करते हैं। एवरेजिंग करने का मतलब क्या होता है कि शेयर मार्केट में लोग एवरेजिंग करते हैं, जैसे कि सपोज 15 अप्रैल को कोई भी एक शेयर है XYZ लिमिटेड 100 शेयर्स खरीदे एट द रेट 50 रुपीज, तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया, 5,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। अब वो शेयर प्राइस फॉल हो गया, 1 जून को आपने चेक किया कि ये शेयर मार्केट में 30 रुपए का हो गया, आपकी तो टेंशन बढ़ गई, क्योंकि आपने 50 रुपए में इन्वेस्ट किया था, अब वो 30 रुपए हो चुका है, मतलब लॉस ज्यादा हो रहा है। तब एज ए इन्वेस्टर क्या करते हैं, उसको बेचते नहीं, हम लोग एवरेजिंग करने के लिए जाते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, अच्छा एक काम करते हैं 200 शेयर और खरीद लेते हैं एट द रेट 30, तो कितना हुआ, 6,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। पहले मेरा इन्वेस्टमेंट पर शेयर कितना था, अब मेरा पर शेयर इन्वेस्टमेंट कितना है, 36.67। क्या मेरा पर शेयर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो गया, इसी को बोलते हैं एवरेजिंग करना। अब जब तुम सेल करोगे ना, सपोज तुमने सेल किया 150 शेयर सेल किए, तो कौन सा माने पहले, 50 वो वाले, फिर 100 50 रुपए वाले, और 50 शेयर्स 30 रुपए वाले, ऐसा नहीं करते हम। शेयर्स के केस में ऐसी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, सपोज उस दिन मार्केट रेट था 44, तो क्या करेंगे, 6,600 में अपन सेल कर देंगे। तो एक बात बताओ, ये प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है,
प्रॉफिट ही हुआ है, बिकॉज हमारा एवरेज रेट क्या था, कौन सा स्टेप, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। वैसे देखें तो प्रैक्टिकली प्रॉफिट ही हो रहा है, क्योंकि हमारी एवरेज रेट ऑफ परचेज क्या थी 36.67 और हम सेल कितने में कर रहे हैं 44, यानी शेयर मार्केट में हमने प्रॉफिट ही अर्न किया। क्लियर है। तो वेरिएबल इनकम बेयरिंग में हमेशा हम लोग एवरेज कॉस्टिंग लेते हैं, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करेंगे जब भी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। लेकिन वेरिएबल इनकम बेयरिंग में दिक्कत क्या है, क्या आपने ये टर्म सुन रखा है, व्हाट इज बोनस इश्यू। फ्री के शेयर्स कंपनी बांटती है। तो एक बात बताओ, यहां पे आपके पॉकेट से पैसा जाता है क्या। सपोज हमने इस केस में सेल नहीं किया था, ठीक है, सेल नहीं किया, हमारे पास इतने शेयर्स थे। कंपनी बोलती है जिसके पास में 2 शेयर्स है उसको मैं 1 शेयर फ्री में दे रहा हूं, जिसके पास में 2 शेयर्स है उसको मैं 1 शेयर फ्री में दूंगा, बोनस इशू है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे अपने को कितने बोनस शेयर्स मिलेंगे 150, बिकॉज हमारे पास टोटल 300 शेयर्स है। तो हमें कितना बोनस इशू होगा, कितने रुपए में, कितने रुपए में मिलेंगे अपने को। हमारे लिए कोई पैसा जाएगा ही नहीं ना, वो तो कंपनी का लॉस है। एज ए इन्वेस्टर तुमको तो फोकट में मिला, फ्री में क्या, सच में फ्री में मिला क्या, सच में तो फ्री में नहीं मिला। यदि तुमने ये इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया होता तो मिलता क्या, नहीं मिलता। तो यानी नंबर ऑफ शेयर्स तो इंक्रीज हो गए बट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम। आई बात समझ में। बोनस इशू में कभी भी आपके पॉकेट से पैसा नहीं जाता, क्या होता है, जस्ट नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। यानी आफ्टर बोनस इशू कोई मुझे एवरेज रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरा पूछे तो मैं कैसे निकालूंगा, 11,000 डिवाइडेड बाय 450, 24.44 पर शेयर, यही रहेगा ना अपना। अरे प्रैक्टिकली तो हमने 11,000 ही इन्वेस्ट किए थे, 11,000 इन्वेस्ट करके हमारे पास 450 शेयर हो चुके हैं। तो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेट क्या हो गया, पर शेयर 24.44। अब सपोज 44 या 50 रुपीज में बेच भी दिया फ्यूचर में तो फायदा ही है ना। आई बात समझ में। एक तो होता है बोनस इशू जो आपका क्वेश्चंस में रहेगा। तो बोनस से क्लैरिटी है कि जिस डेट में बोनस मिलेगा उस दिन नंबर ऑफ शेयर्स तो इंक्रीज हो जाएंगे बट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें खरीदने से हमारा पैसा तो कुछ गया ही नहीं ना। इन्वेस्टमेंट वैल्यू रिमेन्स द सेम बट नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीजेस इन केस ऑफ बोनस। और क्या होता है, कंपनीज बहुत बार क्या करती है पता है आपको, कंपनी बहुत बार राइट इशू करती है। Now, what is this right issue? राइट इशू क्या होता है, जब भी कंपनीज नए शेयर्स पब्लिक में इशू करती है ना, तो एग्जिस्टिंग जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं उनको राइट दिया जाता है। जैसे कि सपोज मैं कोई नई स्कीम अपने नए स्टूडेंट्स के लिए निकालूं, उसके लिए वो स्कीम का कुछ राइट तो मैं तुम लोग को भी दूंगा ना, कि तुम लोग देख लो कि तुमको भी ये स्कीम लेना है क्या। हाँ, लेकिन एक बात बताओ, उनके लिए जो रेट होगी और तुम लोग के लिए जो रेट होगी क्या वो सेम होगी क्या, कभी भी नहीं, बिकॉज यू आर द एग्जिस्टिंग एंड उन लोग तो नए बाहर वाले आएंगे। तो बाहर वालों को और तुमको मैं उनके बराबर खड़ा कर दूं, तुम बोलोगे कि फिर हमारा फायदा क्या, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सीनियरिटी, कोई फायदा नहीं होगा ना। सिमिलरली इन द कंपनी के केस में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बोलते हैं आप नए शेयर होल्डर को तो बांट रहे हो, क्या आपने हमसे पूछा क्या, हम तो आपके पुराने मेंबर्स है, आपका हक बनता है कि पहले आप हमसे पूछो, ठीक है, आप हमें दो। इफ हम नहीं लेते हैं तब आप बांट दो ना दूसरों को, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनी क्या करती है, राइट देती है तुम लोग को, ठीक है, कि देयर इज अ राइट कि आप चाहो तो
इतने नंबर ऑफ शेयर्स, या फिर एलिजिबिलिटी होती है कि जिसके पास 5 शेयर है वो एक शेयर, एंड दैट इज एट द रेट मच लोअर देन द गिविंग टू द न्यू पब्लिक। नए पब्लिक को जिस रेट में देंगे ना, उससे सस्ते रेट में आप लोग को ऑप्शन दिया जाता है, बिकॉज यू आर द एग्जिस्टिंग पर्सन। हमने देखा होगा कि हमारे आसपास एनवायरनमेंट में, कंपनीज में या फिर फर्म्स में जो पुराने एम्प्लॉयज होते हैं, नए एम्प्लॉय को बोनस देने से पहले क्या पुराने एम्प्लॉय को प्रिविलेज दी जाती है? नए एम्प्लॉय को कोई भी बेनिफिट देने से पहले हम लोग पुराने एम्प्लॉयज को तो पूछते हैं ना। सिमिलरली कंपनी के केस में लॉ बना हुआ है कि जब भी कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स तो कर चुकी है, इफ और फर्दर पब्लिक इश्यू जब करेगी ना, देन दे शुड गिव राइट्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। एंड वो राइट्स क्या होता है? सस्ती रेट में होता है, क्योंकि राइट्स हमेशा सस्ती रेट में होता है। ध्यान रखना, ये राइट से, ये ऑब्लिगेशन नहीं है। राइट इशू, आपके पास राइट है, आप चाहो तो एक्सरसाइज करो वरना मत करो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं। आप एक्सरसाइज करना है तो करो वरना मत करो। इट इज जस्ट लाइक अ कूपन विच यू गेट इन अ मॉल। जब आप शॉपिंग करते हो तो फिर वो आपको कूपन देते हैं कि आपके पास फ्यूचर में जब शॉपिंग करने आओगे तो आपके पास राइट है कि इस कूपन को अप्लाई करके आपको 500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा या फिर 1000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। बट ये कंपलसरी है क्या कि आपको आना ही पड़ेगा डिस्काउंट लेने के लिए? नहीं ना। सिमिलरली इज द राइट। एंड क्या वो कूपन, बहुत बार बहुत जगह के कूपन हम लोग ट्रांसफर भी कर सकते हैं, अपने किसी नोन को बेच देते हैं या फिर उनको दे देते हैं कि मेरा जाना तो होगा नहीं, आप जाके रिडीम करवा लेना ये कूपन। या फिर एक काम करो, देखो आपको 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा, एक काम, आपका पॉकेट से पैसा जाएगा, आप मुझे 2,000 रुपए दे दो और ये 10,000 का कूपन आप रख लो। ठीक है, ऐसा बहुत बार अपन करते हैं, क्योंकि एवरी टाइम कूपन इज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज शॉपिंग वाला, बहुत अलग अलग वेरिएंट्स में कूपन होते हैं। ठीक है, तो वो कूपन हम सेल भी करते हैं, यानी राइट्स कैन बी सोल्ड। यानी मैं एक बात करूं तो राइट क्या हो सकता है? या तो आप एक्सरसाइज कर लो, या फिर क्या कर लो, ट्रांसफर कर लो, या फिर क्या, लैप्स। पढ़ा है, छोड़ो, जाने दो, नहीं लेना अपने को। एक तो ये हो गया। या फिर क्या करेंगे? एक्सरसाइज कर लेंगे। एक्सरसाइज करने का मतलब क्या है? राइट खरीदेंगे अपन, मतलब जितने नंबर ऑफ एलिजिबल शेयर्स थे वो हम कंपनी को पैसा देके खरीद लेंगे। राइट्स फ्री में तो मिलता ही नहीं है, उसके लिए पैसा देना पड़ता है। तो यहाँ पे भी जब कंपनी आपको राइट इश्यू करती है तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आप इन राइट इश्यू खरीदते हो ना, आपके पॉकेट से पैसा जाता है, जितना राइट प्राइस कंपनी डिसाइड करेगी। लेकिन यदि आपने राइट ट्रांसफर कर दिया तब क्या? बेच देते ना हम लोग बहुत बार। जैसे कि सपोज कि इंडिया पाकिस्तान मैच होने वाला है, ठीक है, आपको वीआईपी पासेस मिले, आपकी बहुत बड़ी सेटिंग है, उससे 10 वीआईपी पास मिल गए। टिकट तो सबको चाहिए, क्या करते हैं बहुत बार? बेच देते हैं ना उसको। तो वो क्या है? वो वीआईपी पास वाज योर राइट, बट डिडंट यू ट्रांसफर्ड। खरीदने में पैसा लगा था क्या? नहीं लगा ना, वो तो फ्री में आया था वीआईपी पासेस। तो वो जो बेच के पैसा है उसको तुम क्या बोलते हो? आज तो कमाई कर ली फोकट में। सिमिलरली जब आप राइट ट्रांसफर करते हो तो वो क्या है आपके लिए? प्रॉफिट, डायरेक्ट प्रॉफिट है वो तो, क्योंकि राइट्स क्या है? वो तो जस्ट एड ऑन मिला है ना तुमको। उस एड ऑन को यदि तुम आगे ट्रांसफर भी, बेच भी दिया तो इट्स अ प्योर प्रॉफिट फॉर यू, तो इट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसका मेरा इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हाँ। रीजन, क्योंकि जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था तब ये चीज अटैच नहीं थी। बाद में कंपनी ने अनाउंस किया ना राइट, इन्वेस्टमेंट करने के बाद में। मैंने क्या बोला? जब भी अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसी टाइम यदि आपको पता है कि इसके ऊपर एक बेनिफिट अटैच्ड है, तो दैट बेनिफिट इज कंसिडर्ड एज कैपिटल रिसिप्ट, एंड उसको अपन क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस करते हैं। लेकिन ये तो बाद में पता चला ना, कंपनी ने बाद में डिक्लेयर किया। हमें थोड़ी ना पता था जब हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे कि कंपनी हमें राइट इश्यू भी करेगी। मिला राइट शेयर्स, कोई बात नहीं, हमें चाहिए होता तो हमको पैसा भी तो देना पड़ता। तो हमें नहीं चाहिए, हमने क्या किया? उसको किसी और को ट्रांसफर कर दिया। उसको ट्रांसफर करके जितना भी पैसा आता है, इट्स अ प्योर इनकम। ठीक है, इट्स अ इनकम, नॉट रेवेन्यू नेचर इनकम, कैपिटल नेचर इनकम है, जिसको हम लोग एबनॉर्मल इनकम बोलते हैं। एबनॉर्मल इनकम है जो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। आई समझ में? तो इस तरह की कहानी चलेगी वेरिएबल बियरिंग इन्वेस्टमेंट में। क्या क्या हो सकता है शेयर्स के साथ में? हमने खरीदा, कंपनी हमें बोनस दे सकती है, कंपनी अपने को राइट इश्यू कर सकती है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद क्या करेंगे? हम शेयर्स को ट्रांसफर कर देंगे। उससे ज्यादा पूरे इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं मिलने वाला।
बस आपको समझना पड़ेगा अभी कि फिक्स्ड इनकम बियरिंग में कैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा, वेरिएबल इनकम बियरिंग में कैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा। फिर कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट ऑलरेडी हमने विद एग्जांपल्स लिख रखा है, फिर भी एक बार फिर से मैं तुम लोग को नोट्स लिखाऊंगा, ठीक है। इस बोनस इश्यू के बारे में लिखेंगे, राइट इश्यू के बारे में लिखेंगे, सब कुछ लिखने के बाद फिर प्रैक्टिकली भी देखेंगे। बस दिमाग में एक चीज ध्यान रखना कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है। फिर से एक बार रिकैप करते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। परचेज वैल्यू, पेपर वर्क, ब्रोकरेज कमीशन ऐड होगा उसके अंदर, ठीक है, माइनस एनी कैपिटल इनकम जो पहले से राइट एचएस है, वो मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। एंड कभी भी आपसे कोई भी नेट सेल वैल्यू पूछे, सेल वैल्यू, ठीक है, तो नेट सेल वैल्यू का मतलब होता है कितना रुपए आपके पॉकेट में आया। उसमें जब हम अपने शेयर्स वापस सेल करते हैं तो फिर से ब्रोकरेज लगती है, हमारी कमीशन लगता है, तो वो कमीशन हमारे पॉकेट से तो जाता ही है। सपोज 100 रुपए का शेयर था, आपने सेल किया, ठीक है, बट नेट आपके पॉकेट में 90 ही आता है। 10 रुपीज का क्या होता है, ब्रोकरेज लग जाता है। तो यानी एट द टाइम ऑफ सेल कोई भी ब्रोकरेज या कमीशन लगता है, वो मेरी सेल वैल्यू से क्या होगा, माइनस होगा। बट एट द टाइम ऑफ परचेज वो क्या होता है, मेरी कॉस्ट वैल्यू में ऐड होता है। क्योंकि खर्चों में क्या होता है, एक्सपेंस बढ़ जाएगा। इनकम के केस में जब वो मेरे पॉकेट में आया ही नहीं है उतना रुपए, तो हम उसको इनकम भी नहीं मानते हैं। क्लियर है ये चीज, ठीक है। एक एक करके हम लोग आराम से शिद्दत से नोट्स लिखेंगे, उसके बाद में आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जाएंगे। कितना पार्ट हमने लिख रखा था, ये सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि या तो पैसा से हम लोग इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं, या फिर मार्केट में हम अपनी सिक्योरिटीज इश्यू करेंगे, उसके इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर बार्टर सिस्टम, अपनी एसेट दो और सामने वाले की एसेट खरीद लो, उस तरीके का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये एएस कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता वो देखा था, बिकॉज दिस एएस प्योरली डील्स विद माय मनी मार्केट रिलेटेड फिक्स्ड और वेरिएबल वाला। और यहाँ पे भी ध्यान रखना, डेरिवेटिव्स एंड म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर नहीं कर रहे। डेरिवेटिव्स हो गया तुम्हारा फ्यूचर का सौदा, फ्यूचर का सौदा, ठीक है, सट्टेबाजी जो तुम करते हो वो सिर्फ यहाँ पे नहीं है। क्लियर है। अब बाकी चीजें लिखना है अपने को। कैरिंग वैल्यू तक लिख चुके थे, एग्जांपल्स अपना हो चुका था। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा क्या ध्यान रखना है कि एक्स इंटरेस्ट वैल्यू रहेगा अपना इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। उसके बाद में ये नोट लिखा था आपने, नहीं लिखा था, चलो इसको लिख लो। इसको लिखने के बाद आप लोग क्या करोगे, इसको लिखने के बाद आप क्या करोगे, ये दोनों फॉर्मेट्स बनाओगे आप, ठीक है, ये बनाओ, ठीक है। एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जहां पे इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता प्राइस कोटेड में, तो हम टोटल बैंक में कितना जाएगा मेरा, हमारे पॉकेट से कितना जाएगा, टोटल अमाउंट पेड। और टोटल अमाउंट पेड का मतलब हो गया एक्स इंटरेस्ट बेसिस पे जितना हम दे रहे हैं वो प्लस इंटरेस्ट। क्लियर है। और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करेंगे, जिस दिन ट्रांजेक्शन हो रहा है और फ्रॉम द लास्ट डेट, जिस दिन ड्यू हुआ था, लास्ट कब इंटरेस्ट मिला था, उस दिन से लेके ट्रांजेक्शन डेट तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फिर से समझ लो कि 1 अप्रैल 21, 31 मार्च 22, ठीक है, कंपनी क्या करती है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करती है। तो सपोज कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट तो यहां दिया होगा ना, हम लोग यहाँ आ चुके हैं 1 नवंबर, तो क्या चेक करना है, कितने ड्यूरेशन का इंटरेस्ट और मिलेगा। लास्ट इंटरेस्ट जब कंपनी ने दिया था तब से लेके ट्रांजैक्शन डेट तक, आपने कब इन्वेस्टमेंट परचेज या सेल किया उससे फर्क नहीं पड़ता इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। आपको क्या चेक करना है, कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कब दिया था, उस दिन से लेके ट्रांजैक्शन डेट तक, उस दिन तक का इंटरेस्ट ड्यू होगा। और जो अपन, या फिर अपन सामने वाले से रिकवर करेंगे सेल के टाइम, या फिर सामने वाला अपन से रिकवर करेगा एट द टाइम ऑफ परचेज। ये किस वैल्यू से होगा, विद द प्राइस सेटल्ड ऑन एक्स इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट में कितना जाएगा, सपोज 200 रुपए एक्स इंटरेस्ट है, तो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इंटू 200, फिर इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करो, वो ऐड होगा, और उतना पैसा आपके पॉकेट से टोटल जाएगा।
यहाँ पे कितना आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद द प्राइस सेटल्ड माइनस इंटरेस्ट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू में थोड़ी ना इंटरेस्ट कंसिडर करेंगे, सामने वाले ने तो हमें क्या किया, इंटरेस्ट इंक्लूड करके प्राइस कोट किया है, तो इंटरेस्ट को तो अलग से रिकॉर्ड करेंगे, और इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो वैल्यू है ना, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसके बाद में क्या करना है अपने को, एक बार के लिए अपन क्या करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का फॉर्मेट बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। देखो वैसे भी अपने को समझ में आएगा कि ये फॉर्मेट है क्या, कुछ नहीं है, अच्छे से ऑब्जर्व करो। देखो क्या बना रहे हो आप, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे हो, यानी बचपन से जो 11th-12th में भैया जो लेबोरियस वर्क करते थे, लेजर अकाउंट, क्या ये वही है? हाँ वही है। वही देखो, एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। इन्वेस्टमेंट क्या है आपके लिए, एसेट, लेकिन यहां सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट का अकाउंट नहीं बना रहे, साथ साथ में किसका अकाउंट बना रहे हो, इंटरेस्ट का भी। ये तो कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा कॉलम है, फेस वैल्यू ऑफ द वो है उस, नहीं लेजर फोलियो जर्नल फोलियो नहीं, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट को खरीदते कुछ और रेट में और उसकी फेस वैल्यू कुछ और होती है, और इंटरेस्ट और डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, तो उसकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए बस ये एक्स्ट्रा कॉलम बनाते हैं हम लोग। ये नहीं भी बनाओगे, डायरेक्ट कर सकते हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रैक्टिकली तो दो ही अकाउंट बना रहे हो आप, एक इंटरेस्ट का और एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट, तो जब जब इंक्रीज होगा डेबिट साइड में आएगा, जब जब डिक्रीज होगा क्रेडिट साइड में। और ये तो क्या है, इंटरेस्ट तो इनकम है अपने लिए, तो इनकम हुआ तो क्रेडिट साइड में, लास्ट में टोटल इनकम कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दो अकाउंट आप साथ में बना रहे हो। और सिमिलरली इज वेरिएबल इनकम बियरिंग में, वेरिएबल इनकम बियरिंग में आप क्या करते हो कि चाहो तो यहाँ पे दो अकाउंट यहाँ पे भी साथ में बन सकते हैं, जैसे ये अमाउंट हो गया तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का, और एक अमाउंट का कॉलम होगा दैट विल बी डिविडेंड, दोनों आप एक साथ मेंटेन कर सकते हो। तो फॉर्मेट में ऐसा कुछ है नहीं, बस इजी होता है बाद में रिवीजन के टाइम में, तो आप इसको भी बना के रखोगे। राइट शेयर्स के बारे में क्या था कि राइट शेयर्स या तो हम खरीद लेंगे या फिर एक्सरसाइज करेंगे, मतलब हम राइट को खरीद रहे हैं, उसके बदले में जितने शेयर्स मिलेंगे पैसा देके खरीद लेंगे। द कॉस्ट ऑफ राइट इज द अमाउंट paid to acquire right shares, and such cost is added to the value of investment, that is the carrying amount of investment। मतलब कि पहले की सपोज जो हमने एग्जांपल लिया था कि इसमें आपको बोनस शेयर्स मिले थे, उसके बाद सपोज राइट शेयर्स मिल रहे हैं, आपको कितना मिल रहा है, आपके पास 300 शेयर्स है ना, तो जिसके पास 50 शेयर्स है उसको 10 शेयर्स का राइट इशू मिल रहा है, तो आपको कितने नंबर ऑफ राइट शेयर्स एलिजिबल है, जिसके पास 50 शेयर्स है उसको 10 राइट शेयर्स मिलेंगे। तो अपने पास में कितने शेयर्स है, 300 शेयर्स इंक्लूडिंग बोनस, तो अपने पास कितने राइट शेयर्स आएंगे, अच्छा इंक्लूडिंग बोनस 450, तो 450 के बेसिस पे हमको कितने नंबर ऑफ राइट शेयर्स मिलेंगे, 90 राइट शेयर्स मिलेंगे। एंड टू बाय दिस राइट शेयर्स, ठीक है, टू बाय दिस राइट शेयर्स यू हैव टू पे 20 रुपीज पर शेयर, क्योंकि राइट फ्री में नहीं मिलता। जैसे वो कूपन्स वगैरह होते हैं ना, वो कूपन्स फोकट में थोड़ी मिलते हैं, आपने शॉपिंग की होगी तभी तो एड ऑन कूपन मिल रहा है आपको, तो यानी राइट फ्री में नहीं मिलता, राइट्स पहले उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो ये राइट शेयर्स है, हाँ सस्ती रेट में मिले, कंपेयर टू द मार्केट रेट आपको सस्ती वैल्यू में मिलेगा, बिकॉज यू वेर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे सपोज कंपनी बोलती है कि एक राइट आपको 20 रुपए में मिलेगा, तो आपको आपके पूरे के पूरे राइट एक्सरसाइज करने हैं, तो कंपनी को कितना रुपए देना पड़ेगा, 1800 रुपए और देना पड़ेगा। हमने पहले कंपनी के हमारे पास 450 शेयर्स थे, जिसमें हमने कितना 11,000 रुपए इन्वेस्ट कर रखा था। अब कंपनी के और 90 शेयर्स आ गए, मतलब हमारे पास कितने शेयर्स हो चुके हैं,
540 प्लस 90 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 540 शेयर्स हो चुके। क्या ये 90 फोकट में आए हैं क्या? इसके लिए तो हमने पैसा लगाया है कितना, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना हो गया, समझे? अब यहाँ पे रेट क्या हो गया, 12,800 डिवाइडेड बाय 540, 23.70 इज द एवरेज रेट। समझे? जब भी आप राइट, यही चीज यहाँ लिखी हुई है कि कॉस्ट ऑफ राइट इज द अमाउंट पेड टू एक्वायर राइट शेयर्स। वही हमारे लिए कॉस्ट होगा जितने रुपए में हमने राइट को खरीदा है। एंड सच कॉस्ट इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने क्या किया, जो मेरा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसमें ऐड किया ना। सच कॉस्ट इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी तक जितना पैसा लगा रखा है उसमें ऐड हो जाएगा वो। एंड इफ आपने राइट को बेच दिया, आपने एक्सरसाइज नहीं किया, किसी और को बेच दिया, तो सीधा बेच के जो वो पैसा आया ना, इट्स एन एबनॉर्मल इनकम फॉर यू। और कहां लेके चले जाएंगे अपन, इज टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सीधा वो आपकी इनकम है जितने में आप राइट शेयर्स बेचोगे। फिर बोनस की बात करी थी, नो अमाउंट इज एडेड इन द कैपिटल कॉलम ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि इससे वैल्यू थोड़ी बढ़ रहा है, बस क्या इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ओनली नंबर ऑफ शेयर्स इज इंक्रीज्ड। एंड द लास्ट पार्ट की सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पार्ट, कि सपोज अलग अलग डेट में खरीदा और उसी हिसाब से अपन बेचते गए, तब तो बहुत इजी है कि पहले हमने क्या किया, जैसे कि देखो 10 शेयर्स खरीदा 50 रुपए में, फिर 25 शेयर्स, फिर 50 शेयर, फिर 100 शेयर्स। ठीक है, फीफो मेथड, यदि आपने फीफो मेथड लगाया होता तो पहले 5 शेयर सपोज बेचे, तो हम क्या मानेंगे, 5 शेयर्स कौन सा बेचा, कैसे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये बेचेंगे। फीफो लगाते तो पहले ये बेचते ना पूरा का पूरा, लेकिन ऐसा नहीं पता हो, ऐसा नहीं पता हो तो दिकदारी, ये तो सेलिंग प्राइस है, 80, 100, 70 इज द सेलिंग प्राइस। आप यदि फीफो लगाओगे तो प्रॉफिट लॉस कैसे निकालोगे, 50 का चीज 80 में बेचा, 30 रुपए का प्रॉफिट, फिर 50 का चीज 100 रुपए में बेचा, 50 रुपए का प्रॉफिट, इसमें से लेकिन 5 शेयर ही तो होंगे, क्योंकि 5 तो आप यहाँ बेच चुके, तो और 5 यहाँ बेचेंगे, तो बचे हुए 10 कहां से आएगा, यहां से। समझा? ये तो होता है फीफो मेथड में, लेकिन इन पार्ट्स बेचने ना बहुत दिक्कत होता है ये लगाना, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता ना, बहुत सारे चंक नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट का कैसे आप क्रॉस करके निकालोगे, तो बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए क्या बोला, जब भी आप इन्वेस्टमेंट इन पार्ट बेचोगे, बहुत इजी कब होता है पता है, कि हमने सेल किया होता 10 शेयर्स, हमने सेल किया होता 25 शेयर्स, हमने सेल किया होता 50 शेयर्स। ये बहुत इजी था कि पहले वाले 10 बेच दिए, फिर नेक्स्ट 25 वाले शेयर्स बेच दिए, फिर नेक्स्ट 50 वाले शेयर्स बेच दिए, फिर तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना इजी था। बट जब तुम पार्ट में बेचते हो, टुकड़ों में, कभी 5, कभी 7, कभी 10, पूरा का पूरा जितना परचेज किया वैसे उस लॉट में नहीं सेल कर रहे हो, तब क्या करना हमेशा कि पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड, कैरिंग अमाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कैरिंग अमाउंट ऑफ द टोटल होल्डिंग्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ये जो हमने निकाला था, ये क्या है, एवरेज कैरिंग अमाउंट। हमेशा क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एवरेज अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे सेलिंग प्राइस के साथ में, टू फाइंड आउट अवर प्रॉफिट और लॉस। क्लियर है? क्योंकि पार्ट के अंदर में क्लैरिफाइड नहीं रहता कौन सा शेयर्स बेचा। अभी तो डेटा इतना इजी था कि पता चलता है कि पहले यही बेचा होगा, क्या पता 2-3 साल पहले खरीदा हुआ इन्वेस्टमेंट अब बेच रहे हो। ठीक है, तो वहां पे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएगी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए। इसीलिए बोला गया कि हमेशा आप क्या करो, एवरेज रेट को मानो। वेरिएबल के केस में, फिक्स्ड में तो वैसे भी इजी होता है, फिक्स्ड में इतनी दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि फिक्स्ड में क्या होता है, फीफो मेथड इजीली एप्लीकेबल हो जाता है। बट वेरिएबल की केस में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपको क्या लिखा है मैंने नोट्स में कि व्हेन अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड,
carrying amount is calculated on the basis of average carrying amount of the total holdings of the investment. मतलब जितना टोटल पैसा लगा रखा है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. क्लियर है? तो एवरेज प्राइस निकल जाएगा. ये पार्ट आप लिखो. अब एक चीज एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली बोलेगा नहीं आपको कि फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ या फिर वेरिएबल इनकम बियरिंग. आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. ठीक है? इफ आप डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, यानी एफडीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो क्या है? फिक्स्ड है. वहां पे फ्लक्चुएशन कुछ भी नहीं होगा. तो यानी वहां पे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपने को अकाउंटिंग करना है. एंड इफ आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, कोई भी शेयर्स, ठीक है, आपने यदि शेयर्स में इन्वेस्ट किया यानी वो वेरिएबल इनकम बियरिंग चलेगा. क्वेश्चन नहीं बोलेगा. क्वेश्चन तो बस इतना सा बोलेगा, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट. दैट्स इट. क्लियर है? आओ देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1. अपना इलस्ट्रेशन नंबर 1. बेसिक से स्टार्ट करते हैं. क्या बोला कि in 2011 Messrs Weil Limited issued 12% fully paid debentures. फिक्स्ड है. डिबेंचर्स की बात कर रहा है तो फिक्स्ड है. क्या किया 2011 में वाई लिमिटेड ने 12% फुल्ली पेड डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, इंटरेस्ट बीइंग पेबल. क्योंकि फिक्स्ड बियरिंग में इंटरेस्ट डेट्स पता होना बहुत जरूरी है. बिकॉज वेरिएबल बियरिंग में जरूरी नहीं है डिविडेंड मिले या नहीं मिले, बट फिक्स्ड के केस में इंटरेस्ट एंट्री तो फिक्स ही है. वो तो हर साल होगा, इधर हाफ ईयरली होगा या फिर इधर एनुअली होगा. क्लियर है? इंटरेस्ट बीइंग पेबल half yearly on 30th September and 31st March of every accounting year. On 1st of December 2012, Messrs Bull and Beer purchased. तो मान क्या रहे? लास्ट 2 लाइन पढ़ लू क्या? Prepare investment account in the books of Messrs Bull and Beer for the period 1st of December to 1st of March 2013. ठीक है? अब उसने क्या किया देखो, बुल एंड बियर ने परचेज किया 10,000 डिबेंचर्स एट द रेट 101 x इंटरेस्ट प्राइस. ठीक है? तो कैन यू टेल मी द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मेसर्स बुल एंड बियर पॉइंट ऑफ व्यू? दस हजार डिबेंचर इनटू 101. दिस इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. क्या एक्स इंटरेस्ट वैल्यू कोटेड प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है क्या? नहीं. तो ये तो क्या है? सामने वाले का सेल प्राइस है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट. तो ये तो उसके लिए सामने वाले का सेलिंग प्राइस है. तो हमारे लिए क्या होगा? कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस, कुछ भी बोलो. क्लियर है? तो बुल एंड बियर के लिए तो कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इतना ही हुआ ना, 10,000 इंटू 101. अब इसके ऊपर अलग से बुल एंड बियर को क्या करना पड़ेगा? ये हो गया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. क्लियर है सबको? अलग से उसको क्या इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ना. कितना महीने का इंटरेस्ट देगा? लास्ट इंटरेस्ट कंपनी ने कब दिया होगा? 30 सितंबर को. वो 1 दिसंबर को किसी से खरीद रहा है. ठीक है? तो जिससे भी खरीद रहा है उसको कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कब दिया होगा? 30 सितंबर को दिया होगा. तो अक्टूबर नवंबर 2 मंथ्स का इंटरेस्ट जो भी पार्टी है जो बुल एंड बियर को सेल कर रहा है वो उससे रिकवर करेगा. तो बुल एंड बियर को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 10,000 डिवेंचर्स. और इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो 100 रुपए फेस वैल्यू था, फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज. उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना?
12%, 2 महीने का ही तो इंटरेस्ट लगेगा इसके पॉकेट से, इसके पॉकेट से तो उतना ही जाएगा, तो कितना जाएगा बताओ? 20,000 का इंटरेस्ट जाएगा, यानी नेट आउटफ्लो कितना हुआ बुल एंड बियर के पॉकेट से? 10,30,000। क्या ये चीज क्लियर है? सब कुछ अलग से? अच्छा नहीं, अलग से नहीं है, तो ऐड करना पड़ेगा अपने को, ब्रोकरेज अलग से ऐड करना पड़ेगा। ऑल्सो पेइंग ब्रोकरेज एट द रेट 1% ऑफ एक्स इंटरेस्ट अमाउंट, यानी इसमें 1% ऐड हो जाएगा प्लस 1%, 10,10,000 का 1%, दैट इज 10,100 ब्रोकरेज लग जाएगा उसके ऊपर। हाँ, फिर उस पर इंटरेस्ट 10,10,000 प्लस 10,100 प्लस 20,000, नेट पॉकेट से पैसा कितना जाएगा? 10,40,100 बुल एंड बियर की पॉकेट से जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आगे चल के वो क्या कर रहा है? 1 मार्च को सेल कर रहा है उसमें से ओल्ड दिस डिबेंचर, सारा का सारा डिबेंचर्स क्या किया? बेच दिया। कितने में? यानी ये प्राइस में भी क्या उसने इंटरेस्ट इंक्लूड किया है क्या? नहीं इंक्लूड किया, यानी सामने वाला इंटरेस्ट अलग से देगा। लेकिन जब बेच रहा है तो 1% का ब्रोकरेज लग रहा है, तो सेल वैल्यू से ये ब्रोकरेज माइनस होगा, क्योंकि ये तो पॉकेट में आएगा नहीं ना, उसका कट के आएगा पैसा। आपको क्या बोला? प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मेसर्स बुल एंड बियर फॉर द पीरियड 1st of December 2012 to 31st of March 2013। क्लियर है? 1st of March 2013। तो सबसे पहले फिक्स्ड इनकम गियरिंग है, तो क्या क्या होगा? नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कुछ सोचो कि तुमको आता ही नहीं है कंसेप्ट, हम क्लास 11 में ही, अभी भी क्लास 11 में ही होते तो हम लोग क्या करते? इन दी बुक्स ऑफ, ऐसे बढ़िया से लिखते ना, बचपन में सीखा था, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स बुल एंड बियर, सिखाया जाता था आपको। फिर जो अकाउंट बना रहे हो उसका नाम इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द पीरियड 1st of December 12 to 1st of March 13। ठीक है? अब सिंस कंपनी अलग अलग तरह का इन्वेस्टमेंट करती रहती है, तो ये कौन सा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है? तो स्क्रिप्ट का नाम लिखना पड़ेगा। 12% डिबेंचर ऑफ वाई लिमिटेड, यही वाला स्क्रिप्ट है ना अपना। बिकॉज कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट होगा उसका अलग से अकाउंट बनेगा। यहां तक क्लियर है? फिर एक अच्छे बच्चे की तरह आपको बोला जाता था कि ऐसे मस्त लाइन वाइन आप टानते हो, एंड ऊपर में क्या चलता था? डेबिट क्रेडिट चलता था या नहीं चलता था? सबसे पहले आपने क्या किया? इन्वेस्टमेंट खरीदा। कितनी तारीख को खरीदा आपने? 1st of December 2012। जब हम इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो एंट्री क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्या आएगा? डेबिट में आएगा टू बैंक अकाउंट। और हमने क्या अमाउंट का वैल्यू निकाल लिया था? नेट पॉकेट से कितना गया? अब यहाँ पे देखो, दो अकाउंट एक साथ बनाने अपने को। एक कौन सा हो गया? कॉस्ट का, और एक इंटरेस्ट का, राइट? तो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? क्या हमने यहाँ निकाला था कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? 10,20,100, यही तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अरे एग्जाम में चाहे तो अपन दिखा भी सकते हैं। इसका रेफरेंस देंगे वर्किंग नोट नंबर 1, नीचे बनाएंगे वर्किंग नोट,
और डायरेक्ट फटाफट निकाल सको तो वर्किंग नोट बनाने की कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में भी। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारे लिए कॉस्ट वैल्यू क्या होगा? 10,000 डिवेंचर्स एक्स इंटरेस्ट प्राइस दैट इज 10,10,000 प्लस ब्रोकरेज लगा था। हमने क्या पढ़ा था कि जब भी खरीदेंगे परचेज वैल्यू प्लस पेपर वर्क प्लस कमीशन प्लस ब्रोकरेज माइनस क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट्स, एनी दैट इनकम विच इज ऑलरेडी अटैच्ड टू दैट इन्वेस्टमेंट, खरीदने से पहले से ही। तो ब्रोकरेज कितना? एट द रेट 1%। तो 10,20,100। इंटरेस्ट कितना दे के आए थे अपन? तो वो तो इंटरेस्ट अलग से ही ट्रीट होगा। इंटरेस्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर हमने क्या किया? फर्स्ट ऑफ मार्च को बेच दिया। जब इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा, लॉस होगा तो डेबिट, गेन होगा तो क्रेडिट। हमने इन्वेस्टमेंट बेचा तो क्या बैंक में पैसा आएगा? सबसे पहले निकालना होगा सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट? वर्किंग नोट नंबर 2, calculation of profit oblique loss on sale of investment। सेल वैल्यू कितना मानेंगे अपन? 10,000 के 10,000 बेच दिए। क्या जो प्राइस कोटेड था वो एक्स इंटरेस्ट था, यानी उतना तो नेट मिलेगा ही मिलेगा, अलग से इंटरेस्ट लेंगे हम लोग तो कितना? 103 रुपए। 10,30,000 माइनस ब्रोकरेज एट द रेट 1%। मेरा नेट सेल प्रोसीड्स कितना हो गया? 10,90,700। क्लियर है? माइनस कॉस्ट वैल्यू 10,20,100। तो नुकसान हो गया। लॉस कितना? 400 रुपए का। तो याद है फिक्स एसेट्स अकाउंट, जब एसेट बेचते थे तो बाई बैंक करते थे, लॉस होता था तो बाई पीएल, गेन होता था तो 2PL। सेम थिंग तो यहाँ पे भी है कि आपने बेचा, बेच के कितना पैसा आया? 10,19,700। कितना पैसा आया? एक कॉस्ट का कॉलम होता है और इंटरेस्ट का, 2 लेजर अकाउंट एक साथ बनाएंगे। क्या हम अलग से उससे इंटरेस्ट भी लेंगे सामने वाले से? लास्ट इंटरेस्ट अपने को कब मिला होगा? कंपनी ने कब दिया था? सितंबर में, क्योंकि 31 मार्च तो अभी तक आया ही नहीं है, तो सितंबर में इंटरेस्ट मिला होगा। हमने कब से कब तक इन्वेस्टमेंट होल्ड किया? दिसंबर, जैन, फेब, 3 मंथ्स। तो सामने वाले से 3 मंथ्स का इंटरेस्ट रिकवर करेंगे ना अपन, तो कितना रिकवर करेंगे इंटरेस्ट? 10,000 इंटू 100 रुपए फेस वैल्यू। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 10,000 डिवेंचर्स है, 100 रुपए फेस वैल्यू है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है, 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है?
12% और 3 महीने का तो लेंगे सामने वाले से। पहले वाला को तो ऑलरेडी अपन दे चुके। कैसे लॉस ले रहा है? अच्छा लास्ट इंटरेस्ट, हाँ करेक्ट। यहाँ पे अपन 5 मंथ्स का कवर करेंगे ताकि 2 मंथ्स को अपन दे चुके और 3 मंथ्स क्या होगा हमारे हाथ में रहेगा और 1 महीने का जिसको हमने बेचा उसके पास जाएगा। आपने क्या किया था, कंपनी ने लास्ट 30 सितंबर को इंटरेस्ट दिया था जिसके पास भी डिवेंचर्स था। आपने उससे क्या किया, अब कंपनी कब इंटरेस्ट देगी, कंपनी तो यहां देगी, लेकिन आपने यहीं पे किसी से खरीद लिया तो यहाँ पे क्या होगा, कंपनी का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होगा, बट जिससे खरीदा वो आपसे 2 महीने का इंटरेस्ट ले लेगा। फिर आपने क्या किया, इसी को किसको बेच दिया, किसी और को। कब, 1 मार्च को। तो आप उससे कितना टाइम का इंटरेस्ट रिकवर करेंगे, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट रिकवर करेंगे ना अपन, तभी तो नेट 3 मंथ्स का आउटफ्लो होगा। आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ एक सेकंड। कितना, 50,000। अरे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। अब देखो हमने क्या बोला कि इंटरेस्ट हमेशा कैसे कैलकुलेट होता है, लास्ट जब कंपनी ने दिया था तब से लेके ट्रांजैक्शन डेट तक, तो कंपनी ने तो यहां दिया था, इस डेट से इस डेट का इंटरेस्ट इस आदमी से रिकवर करेंगे ना, क्योंकि इस आदमी के पॉकेट में इस दिन पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा, बट प्रैक्टिकली इसके पॉकेट में रहना कितना चाहिए, 1 महीने का ना। तो जिससे ये खरीद रहा है, जिससे ये खरीद रहा है वो उससे क्या करेगा, 5 महीने का इंटरेस्ट रिकवर करेगा और हमारे पॉकेट में नेट इंटरेस्ट तो यही बचना चाहिए। तो देखो 2 मंथ का हम ऑलरेडी पे कर चुके थे, ये हमने अभी सामने वाले से रिकवर किया, तो नेट पॉकेट में कितना बचा, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ही तो बचा और उतना ही तो बचना चाहिए हमारे पास में। क्लियर है। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट कितना लेंगे, उससे 50,000 का अलग से, यस, दिसंबर में खरीदा, बट क्या वो 2 महीने का इंटरेस्ट वो पे करके आ रहा है, तो उसके पॉकेट में कहां बचा 2 महीने का। यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 मंथ्स का बुल एंड बियर ने इंटरेस्ट पे किया है ना किसी पार्टी को, तो ये जो 5 मंथ्स का इससे रिकवर कर रहा है ना, नेट क्या हो रहा है, 2 मंथ पेड 5 मंथ रिसीव, तो नेट तो 3 मंथ का ही तो पॉकेट में बचा और वही एलिजिबल इंटरेस्ट है जो उसके पॉकेट में बचना चाहिए, तो यही तो वो पीरियड था 3 मंथ्स वाला। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उस पार्टी से 5 मंथ्स का इंटरेस्ट रिकवर कर लिया। अब क्या करना है, लेजर अकाउंट को क्लोज करना रहता है। तो जब आप लेजर अकाउंट क्लोज करोगे तो कैसे करेंगे, पहले इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट, तो 10,20,100 था, क्या हुआ, तो लॉस हो गया, लॉसेस कहां चले जाएंगे, पीएल में, और इंटरेस्ट का जो भी नेट बैलेंस होता है वो भी कहां जाता है, पीएल में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000, अरे 20,000 का इंटरेस्ट पे किया, 50,000 का रिसीव किया, तो नेट प्रॉफिट कितना है, 30,000 का, वही तो उसमें जाएगा ना। हमेशा इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू में ध्यान रखना, जिस दिन जिस डेट पे लास्ट कंपनी ने इंटरेस्ट दिया है
उस डेट से लेके ट्रांजेक्शन डेट तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आपको हमेशा। नहीं, यहाँ पे हम लोग को लेजर अकाउंट 1 मार्च तक ही बनाना है। ये देखो क्वेश्चन खुद बोला था, क्वेश्चन खुद बोला था 1 मार्च तक बनाओ। क्यों नहीं करना चाहिए? बुल एंड बियर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ने मांगा क्या है, 1 दिसंबर से लेके 1 मार्च का ही बनाओ। तो 1 मार्च को जितना भी प्रॉफिट लॉस है उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो दिखाएंगे ना अपन। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 400 रुपए का लॉस हुआ और इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नेट इनकम कितना हुआ, 30,000 का इंटरेस्ट इनकम हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो वो अपने को दिखाना पड़ेगा। किसमें? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस मांगा नहीं है तो बनाने का जरूरत नहीं है। Practical question number 3. The following information is presented by Mr. Jed, a stockbroker, relating to his holdings in 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स यानी ये फिक्स्ड है, यहाँ पे कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, फिक्स रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा। कब क्या क्या हुआ कहानी देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस, पहले से उसके पास 1,20,000 फेस वैल्यू का बॉन्ड्स था जिसको उसने कितने रुपए में खरीदा था, 1,18,000 रुपए में खरीदा था, जिसका फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपए। यानी उसके पास कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स थे, 12,000, 1200 उसके पास क्या थे। नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात करूं तो पहले से कितने थे, 1200 बॉन्ड्स थे जिसको फेस वैल्यू था 1,20,000, लेकिन उसने खरीदा था 1,18,000 में। फिर उसने क्या किया, 1 मार्च को और खरीदे, एक्स इंटरेस्ट है, यानी दिस वैल्यू डज नॉट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, अलग से इंटरेस्ट ऐड होगा, यानी ये मेरा नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। फिर उसने बेच दिया एक्स इंटरेस्ट वैल्यू पे, फीफो मेथड चल रहा है, सोल्ड 500, तो क्या होगा, पहले वाला ही बेचा होगा। फिर उसने क्या किया, परचेज किया कम इंटरेस्ट में। इसका मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, कम इंटरेस्ट वैल्यू माइनस इंटरेस्ट अमाउंट, तभी तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा। क्लियर है ये चीज। फिर उसने और बेच दिया। इंटरेस्ट डेट्स आर 30th September and 31st March. Mr. Jed closes his books every 31st of December. Show the investment account as would appear in his books. Mr. Jed follows FIFO method. क्या मैनेजेबल है? 10 मिनट ट्राई करोगे? चलो दिया तुम लोग को 10 मिनट, फिर मैं तुम लोग के साथ में करूंगा। आइए देखते हैं। बचपन में एक छोटा सा चीज सीखा गया था कि हम लोग जब छोटे थे ना तो हमारे मेंटर अक्रूड इंटरेस्ट का अकाउंटिंग एंट्री करना सिखाते थे। व्हाट वाज दैट? इनकम हुआ ना, यानी जो हमें मिला नहीं है, इट्स एन एसेट फॉर अस, इट्स एन एसेट फॉर अस। तो आप क्या करते थे, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये करते थे। इसका मतलब इसका हमेशा ओपनिंग बैलेंस कुछ ना कुछ होगा। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर में आपके पास पहले से एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, यानी उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो ड्यू हुआ होगा। लास्ट इंटरेस्ट कंपनी ने कब दिया था, 30th सितंबर को यहाँ पे। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 मंथ्स का इंटरेस्ट इस पीरियड का क्या ड्यू हो चुका है। तो आपने अकाउंटिंग एंट्री भी तो की होगी लास्ट ईयर, बिकॉज
वी डू अकाउंटिंग एज पर अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले इस डेट पे सिर्फ आपके पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट भी होगा, बिकॉज लास्ट ईयर आपने 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू कर दिया होगा बुक्स में, जो आपको रिसीव नहीं हुआ है। वो बात अलग है कि करंट ईयर में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा सबसे पहले वो 6 महीने का मिलेगा, रिसीव होगा 6 मंथ्स का, लेकिन 3 मंथ्स इज रिलेटेड टू माय प्रीवियस ईयर। तो एज पर अक्रूअल बेसिस आपने प्रीवियस ईयर ही वो अकाउंटिंग एंट्री कर लिया होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले जो मिस्टेक आपने किया होगा, जब आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया है अपना, क्या बनाएंगे अपन? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड, ब्रैकेट में लिख दो क्या, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले 1 जनवरी 11 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपका जितना कॉस्ट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट था आपके पास में वो तो था ही, कितना? 1,18,000 वही था आपका। तो कॉस्ट कितना है? 1,18,000 के बॉन्ड्स आपके पास है, लेकिन ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट भी तो होगा। पिछले साल 3 महीने का क्या आपने इंटरेस्ट बुक नहीं किया होगा? क्या किया होगा? बिकॉज जब ये इन्वेस्टमेंट पहले से आ रहा है तो इंटरेस्ट तो 6 मंथ से होता है, लेकिन हम हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं अक्रूअल बेसिस पे। तो पिछले साल 3 महीने का अक्रू हो चुका ना, याद करो वो इंश्योरेंस वाला पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में तुम लोग पढ़ते थे, इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30th of June। तो क्या करते थे? इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ईयर खत्म होता था 30th जून, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते थे आप? 31 मार्च मानते थे। अप्रैल मई जून इस 3 महीने को प्रीपेड एक्सपेंस शो करते थे ना। क्यों करते थे? दैट वाज द रीजन वी डू अकाउंटिंग फ्रॉम अक्रूअल पॉइंट ऑफ व्यू। तो पिछले साल जब 3 मंथ्स का अक्रू हो चुका तो उसका अकाउंटिंग किया होगा ना हमने, तो किया होगा तो उस लेजर का ओपनिंग बैलेंस आएगा। क्लियर है? तो 3 महीने का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 3 महीने का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पे। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मेरा कितना था? 1,20,000, उस पे 9%, 3 मंथ्स का कितना आ जाएगा? 1200 तो बॉन्ड्स थे, इनटू फेस वैल्यू करेंगे तभी तो अमाउंट पे निकलेगा। 2,700। क्या ये चीज क्लियर है? अब देखो आगे क्या हुआ। उसके बाद कहानी में क्या हुआ? 1 मार्च को आपने खरीदा, 1 मार्च को खरीदोगे तो यहां आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, और आपने तो क्या खरीदा है? एक्स इंटरेस्ट प्राइस में। तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज अवर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इंटरेस्ट उस पर अलग से कैलकुलेट होगा। तो कितने रुपए में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स खरीदे हमने? टोटल 200 बॉन्ड्स खरीदे हैं एट द रेट 98, मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 19,600। 19,600 क्लियर है? क्या इसके ऊपर हमने इंटरेस्ट भी दिया होगा सामने वाली पार्टी को? कितने महीने का इंटरेस्ट? 5 महीने का। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट तो सामने वाले को देना पड़ेगा। हमने कितने बॉन्ड्स खरीदे फिर से बताना, यानी फेस वैल्यू की बात करो तो 20,000, उस पे 9%, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना अपने को। That will be 750। समझ में आ रहा है? उसके बाद आपने क्या किया? इसको बेच दिया 1 जुलाई को। लेकिन क्या 1 जुलाई से पहले कुछ और घटना घटी क्या?
उससे पहले 31 मार्च आ गया, तो उससे पहले तो हम बॉन्ड पे इंटरेस्ट रिसीव करेंगे ना, तो 31 मार्च को अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, वो मेरे बैंक में आएगा 6 महीने का, 6 महीने का कितना फेस वैल्यू पे, यस 1,40,000 पे, क्योंकि 1200 पहले से थे, अभी आपने और बॉन्ड्स खरीद लिए 200, तो टोटल 1400 बॉन्ड्स है आपके पास में, इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 6/12, तो कितना आएगा 6300, वही तो, कितना ज्यादा कैसे 6300 आ रहा है समझ में। एक बेसिक चीज जो भूल चुके थे उसको रिवाइंड करना था, बाकी नॉर्मल अब देखो डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल अपन चलते जाएंगे। अब फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब होगा, 1 जुलाई को बेच दिया, 1 जुलाई को जब आप बेचोगे तो आपके बैंक में पैसा आएगा, नेट पैसा कितना आएगा, इफ कम इंटरेस्ट है तो टोटल पैसा उतना ही आने वाला है, लेकिन उसमें से इंटरेस्ट वैल्यू को अलग करना है तो यदि है तो, बट यहाँ पे क्या है अपने पास में, एक्स इंटरेस्ट है, कितना है 500 बॉन्ड्स हमने बेच दिए, ठीक है 500 बॉन्ड्स हमने बेच दिए, और कितने में, आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग्स एट 100 रुपीज, तो कितना आएगा पॉकेट में 50,000। क्या सामने वाले से हम इंटरेस्ट भी लेंगे अलग से, क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट कब मिला, मार्च अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट रिकवर करेंगे, तो कितना फेस वैल्यू पे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना आएगा 1125। नाउ द प्रॉब्लम इज, नीचे वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने 1 जुलाई को जो सेल किया उसके बारे में बात कर रहे हैं, सेल वैल्यू कितना है हमारे लिए, क्या कोई ब्रोकरेज वोकरेज था क्या, नहीं था, तो सीधा सेल वैल्यू आया पॉकेट में 50,000 माइनस कॉस्ट वैल्यू, कैसे, ये फीफो मेथड है, दिस इज फीफो मेथड, तो हमने सबसे पहले कौन सा बेचा होगा, जो ओपनिंग में था यही बेचा है, ये ओपनिंग वाला ही बेचा है हमने, तो ओपनिंग वाले का कॉस्ट रेट क्या था, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने थे 1200, जिसको खरीदा था 1,18,000 में, उसमें से कितना बेच रहे हैं हम, 500 का कॉस्ट आ जाएगा ना, समझे, कोई वैसा नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, एकदम सिंप्लीफाइड, मैंने बोला ना बचपन में जो लेजर अकाउंट बना रहे थे बस वही है ये, 49167, प्रॉफिट कितना, ये बाद में अपन को रिकंसाइल करने में काम आएगा, बाद में काम आएगा, बिकॉज प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है वो ट्रांसफर अपन ईयर एंड में करेंगे तो चलिए, चलो अभी भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते, अभी भी कर सकते हैं, देखो 1 जुलाई को क्या करेंगे इधर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 833, वो तो इन्वेस्टमेंट को बेचा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ही आएगा, उसके बाद क्या हुआ, अब फिर अपने 1 अक्टूबर आ चुका, लेकिन उससे पहले तो क्या आएगा 30 सितंबर आएगा, तो 30 सितंबर को आपको क्या मिलेगा, वो बैंक में आएगा, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 900 बॉन्ड्स पे, 1400 में से 500 तो बेच दिया ना, तो 900 पे 6 मंथ्स का निकाल लो, क्या कॉम्प्लिकेटेड है,
सिंप्लीफाइड चल रहा है एकदम, चीजें समझ में आ रही है? एक एक पॉइंट करके मुस्कान क्लियर है? बोला जाता था आपको 11 में कि लेजर सीख लो, इंटरप्रिटेशन करना सीख लो। क्या भैया इतना लेबोरियस काम है, कौन सीखेगा ये सब? बट अब तो बनाना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, 1 अक्टूबर को और परचेज किया हमने, 1 अक्टूबर को हमने परचेज किया। अब यहाँ पे देखो वैल्यू क्या है, कम इंटरेस्ट 150 98 में, यानी 150 इंटू 98, ये तो नेट अमाउंट, टोटल अमाउंट है जो हमारे पॉकेट से जाएगा, बट दिस कैन नेवर बी अवर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें से पहले इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 98 कम इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट इंक्लूड है इस रेट में क्या? हाँ वो बात अलग है, एक दिन के कोई इंटरेस्ट है नहीं, किस्मत अच्छी है कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है। एग्जामिनर चाहता तो इसको थोड़ा सा डेट आगे करता ना, तब आता मजा, और वो करेगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट कुछ मिलना ही नहीं है, तो 14700 ही मेरे लिए क्या हो जाएगा? आएगा क्वेश्चन आएगा, उसमें तुमको और मिलेंगे। तो यहाँ पे मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ही हो गया, इंटरेस्ट तो कुछ है नहीं, तो निकालना ही नहीं है, माइनस करना ही नहीं है। ये 14700 जो हमारे पॉकेट से गया, यही मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। फिर क्या किया हमने, 1 नवंबर को बेच दिया, 1 नवंबर 11 को हमने बेच दिया। देखो यहाँ पे आया तुम्हारा वो पॉइंट, कितना बेचा, और एक्स इंटरेस्ट है तो कोई टेंशन ही नहीं है। 300 बेचे एक्स इंटरेस्ट पे, 300 into 99, तो 29,700 तो वैल्यू आएगा, प्लस सामने वाले से हम लोग इंटरेस्ट भी अलग से लेंगे। कितने महीने का? 1 महीने का इंटरेस्ट लेंगे ना, 1 महीने का इंटरेस्ट लेंगे, तो 1 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा? 300 इंटू 100 इंटू 9% इंटू 1/12, कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? 225 इंटरेस्ट अपन लेंगे उससे। कैसे? आना चाहिए, ये है ना, 300 इंटू 100 रुपए फेस वैल्यू, 9% डिवाइडेड बाय 12, 225। तुम क्या गलती किया? हाँ, वो तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। तो ये आ गया आपके पास में। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 दिसंबर नवंबर को बेच रहे, सेल वैल्यू कितना मानेंगे अपन, जो एक्स इंटरेस्ट वैल्यू है वही मानेंगे, 29,700 माइनस कॉस्ट वैल्यू। अब बताओ कौन सा वाला पहले बेचोगे? क्योंकि हमारे साथ हुआ क्या था, पहले हमारे पास 1200 थे, फिर 200 खरीदा, 1400 हो गया, 1400 में से 500 बेच दिया तो बचा 900, 1200 थे, फिर 200 खरीदा तो ये हुआ 1400, फिर जो 500 बेचेंगे तो पहले यहां से बेचेंगे ना, तो ये 900, तुम्हारे पास 700, तो टोटल कितना रह गया 900। अब 900 में से फिर और परचेज किया 150, तो 1050 हो गया। अब उसमें से कितना सेल कर रहे हैं 300, यानी 300 तो हम पहले यही वाला बेचेंगे, तो यही रेट मानना पड़ेगा। तो इस 300 को जब अपन बेचेंगे तो कॉस्ट वैल्यू कितना है 1,18,000 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 300। अरे टोटल उस टाइम तो 1200 ही था ना,
रेट तो उसी हिसाब से रहेगा अपना, रेट क्यों चेंज होगा? लेटेस्ट वाला सेल करते फिर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। 1050 से नहीं, अभी लेटेस्ट कौन सा खरीदा तुमने? ये वाला 150, पहले वो बेचते, फिर ये बेचते, फिर उससे पहले वाला बेचते। क्या चीज? 29,500। प्रॉफिट कितना? 200 का प्रॉफिट हो गया अपने को। तो 200 का जब प्रॉफिट हो ही गया है तो इधर लिख दें 1 नवंबर 11 को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 200 रुपए का। क्लियर है? अब क्या करना है? अरे कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। क्या चीज प्रॉफिट एंड लॉस में? जो फिर बोला अक्रूअल बेसिस पे हमें लास्ट इंटरेस्ट मिला 31 मार्च को, अब कब मिलेगा? 30 सितंबर को। तो क्या होगा? यहाँ पे देखो, लास्ट 30 सितंबर को मिला, नेक्स्ट मिलेगा 31 मार्च को। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट तो अक्रू करना पड़ेगा ना, तो वो तो मेरा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग में आएगा, इनकम में काउंट कर लूंगा मैं उसको। मैंने अक्रूड इंटरेस्ट का एंट्री भी बताया, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। फिर बाद में क्या करते थे हम लोग? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट में आता था। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बाय बैलेंस सीडी बोलो या बाय अक्रूड इंटरेस्ट बोलो, बात एक ही है। 3 महीने का इंटरेस्ट ड्यू करना है। कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमारे पास है? यहां से 1050 में से कितना बेच दिया? 300 बेच दिया, तो बचे कितने मेरे पास में? 750 बॉन्ड्स पे आपका इंटरेस्ट अक्रू होगा। 750 इंटू 100 रुपए फेस वैल्यू, 9% इज द रेट, 3/12। नॉर्मल फिगर 1688 और कितना कॉस्ट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे पास पड़ा है वो तो सिंपल निकाल लो। 1,18,000 का था, कितने पड़े हैं मेरे पास में? टोटल 800 आप सेल कर चुके। देखो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, निकलेगा वही निकलेगा। बट एक बार अपन कर लेते हैं कि कैसे होगा। टोटल 1200 था पहले, उस 1200 में से 800 हम सेल कर चुके, तो हमारे पास बचा कितना? 400 बचा होगा ना, तो वो मेरा क्लोजिंग बैलेंस में है 39,333। उसके बाद और जो खरीदा था वो भी तो क्लोजिंग बैलेंस में ही है। कौन सा खरीदा था हमने? 1 मार्च को 19,600। ये तो क्या था? ओपनिंग बैलेंस वाला, वो अभी भी पड़ा है। फिर 1 मार्च को खरीदा हमने कितना? 19,600। फिर और कब खरीदा? 1 अक्टूबर 14,700। वैल्यू का अभी भी हमारे पास है। कितना हो गया? 39,333, 19,600, 14,700, 73,633। तो ये बैलेंस सीडी आएगा, तो भी इतना ही आएगा। डेबिट में हाँ माइनस करो तो उतना ही आएगा। अरे वो इतना ही आएगा, मैं तो बस बताया कैसे करना है। अब इंटरेस्ट अकाउंट को क्लोज करना है।
तो वो जैसे भी कैसे क्लोज होगा 2 PM नॉर्मली। हाँ ठीक है, कितना है 9938 हो गया, कहानी खत्म। दैट्स द वे आपने कंप्लीट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया। आई होप आप लोग को समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स कैसे बनता है, कैसे कैलकुलेशंस होती है, कैसे कैसे आप लोगों को इंटरेस्ट के डेट्स को ध्यान में रखना है। बिकॉज जब भी हम लेजर अकाउंट बनाते हैं बिजनेस के ट्रांजेक्शन क्रोनोलॉजिकल चलेंगे, तो आपको याद रखना है कि बीच में इंटरेस्ट डेट आती है तो इंटरेस्ट भी मिलेगा। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम अक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं, चाहे कंपनी कैसे भी इंटरेस्ट दे, इफ वी आर फॉलोइंग कैलेंडर ईयर और हमारे ईयर में इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है तो हम लोग उस ड्यू की एंट्री पास करेंगे। क्लियर है? बाकी कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट हम लोग को समझ में आया हुआ है, कैसे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे वो समझ में आ गया। वर्किंग नोट्स आपको एग्जाम में बनाना है ताकि आप एग्जामिनर को दिखाओ कि कैसे आपने प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया था। क्लियर है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।